हेलो दोस्तों। हम आपके मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और मेवाड़ के इतिहास में हमने आपके महाराणा स्वरूप सिंह तक पढ़ लिया था। आज हमें आपके महाराणा स्वरूप सिंह से आगे का अध्ययन कर। मैं स्वरूप सिंह की आपको थोड़ा सा रिवीजन कराऊं तो हमने देखा था कि जो महाराणा स्वरूप सिंह थे, महाराणा स्वरूप सिंह के समय में एक तो हमने घटना पढ़ी थी कि इनके शासनकाल में आपके 1857 की क्रांति हुई थी और महाराणा स्वरूप सिंह के समय में स्वरूपशाही पगड़ी का प्रचलन हुआ था। स्वरूपशाही सिक्के चले थे। इसके अलावा महाराणा स्वरूप सिंह के समय में हमने आपके 3 प्रथाओं पे रोक लगी थी, उन प्रथाओं की चर्चा की थी। उन प्रथाओं में हमने देखा था, एक आपकी कन्यावध था, एक आपकी डाकन प्रथा थी और एक आपकी सती प्रथा थी। सबसे विशेष आपको मैंने बताया था, अगर आपको पर्टिकुलर पूछ लिया जाए कि कन्यावध आपकी 1844 में हुई थी बंद, और आपकी जो डाकन प्रथा है वो 1853 में बंद की गई थी और आपके एमबीसी मेवाड़ भील कोर के कमांडर हुआ करते थे जेसी ब्रूक, उनके द्वारा बंद की गई। और आपकी सती प्रथा 1861 में। इन प्रथाओं की हमने खूब चर्चा की थी। इन प्रथाओं के बाद में हमने स्वरूप सिंह के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने आपके पिछोला झील और आपके विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण भी करवाया था। ये सारी चीजें हमने स्वरूप सिंह के बारे में अध्ययन किया था। आज हमें आपके स्वरूप सिंह के आगे के बारे में अध्ययन करना है कि स्वरूप सिंह के बाद में हम मेवाड़ के इतिहास में महाराणा स्वरूप सिंह जब पढ़ रहे थे तो स्वरूप सिंह के बाद में हमें आपके महाराणा शंभू सिंह के बारे में अब पढ़ना है, महाराणा शंभू सिंह के बारे में। तो चलो साथियों, आगे हम पढ़ते मेवाड़ का इतिहास। मैं बात करूं आपके, एक मिनट साथियों, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूं आपका। ये लो साथियों, अब हम पढ़ते हैं स्वरूप सिंह से आगे। तो महाराणा शंभू सिंह 1861 से 74 तक इनका शासनकाल। महाराणा शंभू सिंह का। अब महाराणा शंभू सिंह की हम बात करें तो मैंने आपको स्वरूप सिंह के समय में बताया था कि जो सती प्रथा थी उन पे रोक लग गई थी और महाराणा स्वरूप सिंह के साथ सती हुई। अंतिम आपकी एंजोबाई के बारे में हमने चर्चा की थी। तो पहली बात तो आपको महाराणा स्वरूप सिंह के समय में ये याद रखना है कि ये मेवाड़ के प्रथम शासक थे। मेवाड़ के प्रथम शासक, इनके साथ कोई भी महिला सती नहीं हुई। कोई भी महिला सती नहीं हुई। सती नहीं हुई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि मेवाड़ के प्रथम शासक या प्रथम महाराणा जिनके साथ कोई भी महिला सती नहीं हुई, तो वो कौन हो जाएंगे? आपके महाराणा शंभू सिंह। तो कि महाराणा शंभू सिंह के बारे में हमें क्या ध्यान रखना है कि महाराणा शंभू सिंह आपके मेवाड़ के प्रथम शासक थे जिनके साथ कोई भी महिला आपकी क्या नहीं हुई बच्चों? सती नहीं हुई। एक आप महाराणा शंभू सिंह से याद रखोगे, इन्होंने एक नई सेना का गठन किया था। नई सेना का क्या किया था? गठन किया था। और उस नई सेना का गठन का नाम था आपका शंभू पलटन। अपने ही नाम पे, तो शंभू पलटन। तो मेवाड़ में शंभू पलटन या शंभू पलटन सेना का गठन किस महाराणा ने किया था? तो महाराणा शंभू सिंह ने किया था। दो बातें होगी कि एक तो प्रथम शासक जिनके साथ कोई भी महिला क्या नहीं हुई आपकी?
कोई भी महिला सती नहीं हुई और एक नई सेना का गठन किया, और वो सेना कौन सी आपकी? शंभू पलटन। एक आप पढ़ते हो कि मेवाड़ का प्रमाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है, तो आप पढ़ते हो कि मेवाड़ का प्रमाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ है वो है आपका वीर विनोद। कौन सा मेवाड़ का प्रमाणिक ग्रंथ आपका? वीर विनोद। मेवाड़ का प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा हो जाएगा आपका? वीर विनोद। तो वीर विनोद जो ग्रंथ है आपका, इस वीर विनोद ग्रंथ का लेखन कार्य प्रारंभ किसने करवाया था? तो लेखन कार्य जो प्रारंभ है वो लेखन कार्य किसके समय में प्रारंभ हुआ? तो वो महाराणा शंभू सिंह के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। तो मेवाड़ के ऐतिहासिक प्रमाणिक ग्रंथ आपके वीर विनोद का जो लेखन कार्य है वो किस शासक के समय में आपका प्रारंभ हुआ था? तो वो प्रारंभ हुआ था बच्चों, याद रखना, आपके महाराणा शंभू सिंह के शासन। इनकी तीन बातें बस यही याद रखनी है कि कोई भी महिला इनके साथ सती नहीं हुई, इन्होंने नई सेना का गठन किया वो शंभू पलटन है, और मेवाड़ का प्रमाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ आपका वीर विनोद का लेखन कार्य, वीर विनोद स्टार्ट किया गया था ग्रंथ, वो किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो वो किसके शासनकाल में? आपके महाराणा शंभू सिंह के साथ। एक तो आपको बातें ये याद रखनी है। इसके अलावा इनके कुछ निर्माण कार्य है, जैसे एक है आपका शंभू विलास महल। शंभू विलास महल है वो आपका उदयपुर में बना हुआ है, और उदयपुर में निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण करवाया था आपके महाराणा शंभू सिंह ने। इसके अलावा जो मैंने आपको पढ़ाया था कि पिछोला झील के किनारे जो आपका जगनिवास बना हुआ है, क्या बना हुआ है आपका? जगनिवास। तो जगनिवास के अंदर आपका एक तो शंभू प्रकाश महल, शंभू प्रकाश महल, और एक आपका शंभू शंभू रतन पाठशाला। शंभू रतन पाठशाला, तो शंभू रतन पाठशाला का निर्माण भी किसने करवाया था? तो महाराणा शंभू सिंह ने। इतनी चीजें याद रखने। निर्माण कार्यों की मैं बात करूं तो जो आपका शंभू विलास महल है, कौन सा आपका? शंभू विलास महल। शंभू विलास महल कहां पर? आपका उदयपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया? तो आपके महाराणा शंभू सिंह ने इसका आपका निर्माण करवाया था। इसके अलावा जो आपका जगनिवास बना हुआ है जो पिछोला झील के किनारे है, जो आपके जगत सिंह द्वितीय ने बनवाया था, इसी के अंदर आपका एक तो शंभू प्रकाश महल और एक आपकी शंभू रतन पाठशाला, इसका भी निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा शंभू सिंह ने करवाया था। इतनी चीजें है किसके? आपके महाराणा शंभू सिंह की। महाराणा शंभू सिंह के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है? तो एक तो याद रखना कि मेवाड़ के प्रथम शासक जिसके साथ कोई भी महिला क्या नहीं हुई? आपकी सती नहीं हुई। एक आपकी नई सेना कौन सी? आपकी शंभू पलटन। शंभू पलटन का निर्माण किसके शासनकाल में, किसके समय में गठन किया गया? शंभू सिंह। एक आपके मेवाड़ का जो प्रमाणिक ग्रंथ है वीर विनोद, मेवाड़ का प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा? आपका वीर विनोद। तो वीर विनोद का जो लेखन कार्य प्रारंभ, ये याद रखना कि प्रारंभ किसके समय में हुआ था? तो प्रारंभ हुआ था आपके महाराणा शंभू सिंह के शासनकाल में। इसके अलावा शंभू विलास महल उदयपुर में किसने बनवाया? शंभू सिंह ने। इसके अलावा जो आपका जगनिवास बना हुआ है, इस जगनिवास में शंभू प्रकाश महल और शंभू रतन पाठशाला का निर्माण भी किसने करवाया था? तो महाराणा शंभू सिंह ने। ये थे आपके कौन? महाराणा शंभू सिंह। अब महाराणा शंभू सिंह से आगे पढ़ते हैं। आगे है आपके महाराणा महाराणा सज्जन सिंह। महाराणा सज्जन सिंह, इनका शासनकाल आपका 1874 से 84 तक, 1874 से 84 तक आपका शासनकाल है। इनका? महाराणा सज्जन सिंह का। अब महाराणा सज्जन सिंह के बारे में हमें क्या क्या अध्ययन करना है, क्रम वाइज हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप याद रखना कि महाराणा सज्जन सिंह के समय में जो शंभू सिंह के शासनकाल में वीर विनोद लिखना प्रारंभ हुआ था, वो समाप्त किनके समय में हुआ, या वो पूरा किसके समय में हुआ, वो पूर्ण किसके समय में हुआ? तो वो आपके महाराणा सज्जन सिंह के समय में पूर्ण हुआ। तो जो आपके मेवाड़ का प्रमाणिक ग्रंथ है वीर विनोद,
वीर विनोद। तो वीर विनोद ग्रंथ का लेखन कार्य समाप्त हुआ। लेखन कार्य समाप्त हुआ। वीर विनोद का लेखन कार्य समाप्त किस शासक के समय में हुआ था? तो महाराणा सज्जन सिंह के शासन का। अब जो आपका ये वीर विनोद ग्रंथ है, जो आपका ये वीर विनोद ग्रंथ है, इनके लेखक थे आपके श्यामल दास। इनके लेखक कौन है आपके? तो लेखक याद रखना कौन थे आपके? श्यामल दास। कौन है आपके? श्यामल दास जी। श्यामल दास। श्यामल दास। इनके जो लेखक थे आपके श्यामल दास, इन श्यामल दास को एक उपाधि दी थी। इन श्यामल दास को उपाधि दी थी किसने? आपके सज्जन सिंह ने। और उनकी उपाधि क्या थी? तो उपाधि थी आपकी कवि राजा। बार बार पूछा गया है कि आपके कवि राजा श्यामल दास, जो आपके वीर विनोद के लेखक है, इनको कवि राजा की उपाधि किसने दी थी? तो याद रखना, इन्हें आपके कवि राजा की जो ये उपाधि है, ये आपके महाराणा सज्जन सिंह ने दी थी। कि वीर विनोद के लेखन का कार्य महाराणा सज्जन सिंह के समय में समाप्त हुआ। इसके लेखक थे आपके श्यामल दास ददवाड़िया। और श्यामल दास जी को उपाधि कवि राजा की किसने दी थी? तो किसने दे रहे? आपके महाराणा सज्जन सिंह ने दी थी। एक बात तो इनकी ये याद रख। इनके अलावा आपको महाराणा सज्जन सिंह के बारे में याद रखना है कि सज्जन सिंह के समय में, जो आपके महाराणा सज्जन सिंह है, इन सज्जन सिंह के समय में आपके जो मेवाड़ था, मेवाड़ में प्रथम जनगणना हुई थी। आपके मेवाड़ में जो प्रथम जनगणना हुई थी, वो मेवाड़ में प्रथम जनगणना आपके महाराणा सज्जन सिंह के समय में हुई थी। मेवाड़ में प्रथम मेवाड़ में प्रथम जनसंख्या, प्रथम जनसंख्या जनगणना, प्रथम जनसंख्या जनगणना किनके समय में हुई थी? तो महाराणा सज्जन सिंह के समय में हुई। ये भी याद रखना है कि मेवाड़ में प्रथम जनसंख्या जनगणना मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में हुई? तो याद रखना दोस्तों, वो आपके महाराणा सज्जन सिंह थे। कि महाराणा सज्जन सिंह के समय में मेवाड़ में प्रथम जनसंख्या जनगणना हुई थी। इन्हीं के शासनकाल में लॉर्ड नॉर्थब्रुक, वायसराय, लॉर्ड नॉर्थब्रुक वायसराय मेवाड़ की यात्रा की। किसकी यात्रा की? मेवाड़ की यात्रा की। याद रखना, प्रथम वायसराय है जिन्होंने कहां की यात्रा की? आपके मेवाड़ की यात्रा की। तो मेवाड़ की यात्रा करने वाले प्रथम वायसराय भी कौन हो जाएंगे? तो आपके लॉर्ड नॉर्थब्रुक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आपके लॉर्ड नॉर्थब्रुक हो जाएंगे। और लॉर्ड नॉर्थब्रुक कौन है? तो ये भारत के वायसराय हुआ करते थे। वायसराय क्या होते हैं, ये फुल डिटेल तो मैं जब आपको क्रांति पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। कि पहले आपके बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे। फिर आपका एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का, उसमें बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर आपके बंगाल का गवर्नर जनरल कर देते हैं। इसके बाद में आपके एक एक्ट और आता है चार्टर एक्ट के नाम से, उसमें से आपके बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर उसको भारत का गवर्नर जनरल कर देते 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो वो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो चार्टर एक्ट के माध्यम से आपके भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। फिर आपका 1858 का एक एक्ट आता है, और उस 1858 के एक्ट के माध्यम से जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, उस गवर्नर जनरल का नाम बदलकर उसे वायसराय में चेंज कर दिया जाता है। तो उसके बाद में वो गवर्नर जनरल वायसराय कहलाने लग जाता है। तो वही जो आपका गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसका नाम चेंज करके वायसराय कर दिया है। तो उन्हीं में से एक वायसराय आपका लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो है, वो वायसराय था। वो मेवाड़ की यात्रा करता है, और ये आपके प्रथम वायसराय होते हैं। इसके अलावा महाराणा सज्जन सिंह को एक उपाधि दी गई थी।
और वो उपाधि क्या थी? वो उपाधि थी आपकी GCSI। GCSI, GSCSI का मतलब क्या है? तो याद रखना, ग्रांड कमांडर, ग्रांड कमांडर, ग्रांड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया, स्टार ऑफ इंडिया, स्टार ऑफ इंडिया। ये उपाधि आपके शंभू सिंह को भी दी गई थी, लेकिन ये उपाधि आपके महाराणा सज्जन सिंह को भी दी गई। लेकिन सज्जन सिंह जब आपकी ये उपाधि लेते हैं तो इनका कहना था कि मैं ये उपाधि तब लूं जब मुझे भारत के वायसराय उदयपुर में आके ये उपाधि दे। इसलिए उस समय आपके वायसराय हुए थे लॉर्ड रिपन। कौन हुए थे आपके? लॉर्ड रिपन। मैं बात करूं आपके तो उसमें वायसराय कौन है आपके? लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन उदयपुर आते हैं और उदयपुर में आकर आपके महाराणा सज्जन सिंह को उपाधि दी थी, और वो उपाधि कौन सी? आपकी GCSI, ग्रांड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया। तो ग्रांड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया की जो सज्जन सिंह को उपाधि दी गई थी, वो महाराणा आपके वायसराय लॉर्ड रिपन ने उदयपुर में आकर दी थी। तो ये बातें हैं किसके? आपके सज्जन सिंह की। कि वीर विनोद ग्रंथ का लेखन कार्य समाप्त हुआ। इनके लेखक श्यामल दास को सज्जन सिंह ने कवि राजा की उपाधि दी। मेवाड़ में प्रथम जनसंख्या जनगणना भी इन्हीं के समय में हुई थी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक वायसराय जो प्रथम वायसराय है जिन्होंने कहाँ की यात्रा की? आपके मेवाड़ की यात्रा की। तो शंभू सिंह को उपाधि दी गई थी GCSI की, वही GCSI ग्रैंड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि आपके सज्जन सिंह को दी गई। पर सज्जन सिंह का मानना था मैं ये उपाधि तब लूं जब भारत का वायसराय स्वयं उदयपुर आके मुझे उपाधि दे। तो लॉर्ड रिपन आपके उदयपुर में आए और उदयपुर में आके इनको ये उपाधि दी। इसके बाद की मैं बात करूं तो आपके सज्जन सिंह के समय में एक बात याद रखना बच्चों, कि दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती ने 2 बार, 2 बार आपके मेवाड़ में आए या मेवाड़ की यात्रा की। तो मेवाड़ में आए, आपके उदयपुर में मेवाड़ में आए। तो कि दयानंद सरस्वती उदयपुर में या मेवाड़ में आए तो उस समय आपके शासनकाल किसका था? तो महाराणा सज्जन सिंह का। या महाराणा सज्जन सिंह के शासनकाल में दयानंद सरस्वती ने 2 बार आपके मेवाड़ की यात्रा की थी। और जो दयानंद सरस्वती है, इन दयानंद सरस्वती की एक रचना है आपकी, दयानंद सरस्वती की एक रचना है सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी? आपकी सत्यार्थ प्रकाश। और जो इनकी रचना है आपकी सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, इस सत्यार्थ प्रकाश का जो द्वितीय भाग था, सत्यार्थ प्रकाश का जो द्वितीय भाग है, द्वितीय भाग का संपादन भी कहां पर हुआ था? तो उदयपुर में हुआ था। पूछा हुआ सवाल है दोस्तों, याद रखना कि सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय भाग का संपादन कहां पर हुआ था? तो आपके उदयपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था? आपके उदयपुर में हुआ था। यह भी आपको याद रखना है। और सत्यार्थ प्रकाश रचना किसकी है? तो आपके दयानंद सरस्वती की। इसके अलावा महाराणा सज्जन सिंह के शासनकाल में आपके हिंदी के एक बहुत अच्छे साहित्यकार हुए हैं। हिंदी के एक साहित्यकार है आपके बाबू हरीशचंद्र, बाबू हरीशचंद्र। और बाबू हरिश्चंद्र ने भी यात्रा की थी कहाँ की? आपकी मेवाड़ की। कहाँ की? आपके बच्चों मेवाड़ की। तो ये भी याद रखना कि आपके सज्जन सिंह के समय में ही बाबू हरिश्चंद्र ने आपकी यात्रा की थी कहाँ की? मेवाड़ की। कि एक तो इनके शासनकाल में आपके दयानंद सरस्वती आए, और इसके अलावा आपके हरिश्चंद्र जो आपके हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उन्होंने भी आपकी यात्रा की थी कहाँ पर? आपके मेवाड़ में। अगर मैं इनके पूरे नाम की बात करूं तो इन्हें बाबू, इन्हें आपका कहा जाता है, मैं थोड़े से पूरा ही नाम लिख देता हूं इनका आपके, बाबू भारतेंदु, भारतेंदु हरिश्चंद्र।
बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मेवाड़ की यात्रा की या मेवाड़ में आए, मेवाड़ में आए। किनके शासनकाल में? तो आपके महाराणा सज्जन सिंह के शासनकाल। इसके अलावा और आपके महाराणा सज्जन सिंह के समय में, महाराणा सज्जन सिंह के समय में उदयपुर में प्रशासन को सही ढंग से चलाने के लिए, प्रशासन की व्यवस्था को बढ़िया बनाने के लिए इन्होंने आपके पुलिस प्रशासन या पुलिस की व्यवस्था की थी। किसने? महाराणा सज्जन सिंह ने। तो याद रखना कि उदयपुर में पुलिस व्यवस्था प्रारंभ की। उदयपुर में पुलिस व्यवस्था प्रारंभ की प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। पुलिस व्यवस्था प्रारंभ की प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और जो पुलिस व्यवस्था की थी, और जो आपके मेवाड़ का प्रथम पुलिस अधीक्षक था, मेवाड़ का प्रथम जो पुलिस अधीक्षक था, वो पुलिस अधीक्षक कौन है? तो वो थे आपके अब्दुल रहमान। कौन थे आपके? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान। याद रखना दोस्तों कि मेवाड़ में आपके उदयपुर में प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपके पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की। और यहाँ पर आपके प्रथम पुलिस अधीक्षक कौन है? तो वो प्रथम पुलिस अधीक्षक थे आपके अब्दुल रहमान। इसके अलावा मैं बात करूं तो इन्होंने जनता में या जनता को न्याय दिलाने के लिए कि सही तरीके से न्याय मिले, इसलिए इन्होंने न्यायालय की स्थापना की कि जनता में न्यायालय आपका जो है, जो न्याय है वो सही तरीके से मिले, सही ढंग से मिले, इसलिए इन्होंने आपके न्यायालय की स्थापना की थी। और उस न्यायालय का नाम रखा गया था आपके महाइंद्राज सभा। महाइंद्राज सभा। तो याद रखना कि महाइंद्राज सभा का गठन किसके शासनकाल में हुआ? तो महाइंद्राज सभा का गठन हुआ था किसके समय में? महाइंद्राज सभा का गठन हुआ कब हुआ? तो 20 अगस्त 1880 में। 20 अगस्त 1880 में महाइंद्राज सभा का गठन हुआ। और महाइंद्राज सभा क्या है? तो याद रखना ये आपके मेवाड़ का न्यायालय है। मेवाड़ का क्या है बच्चों? न्यायालय है। तो एक तो इन्होंने आपके मेवाड़ में जो आपका प्रशासन है वो सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए आपके व्यवस्था कर दी किसकी? पुलिस प्रशासन की। इसके अलावा जो जनता है उस जनता को आपके सही तरीके से न्याय मिले, इसलिए आपके न्याय के लिए इन्होंने एक न्यायालय की स्थापना की। और वो न्यायालय कौन सा है बच्चों? तो आपका वो न्यायालय है वो आपका महाइंद्राज सभा कहलाता है। और महाइंद्राज सभा न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो महाइंद्राज सभा की जो स्थापना है वो स्थापना की गई आपकी 20 अगस्त 1880 में। तो ये जो कार्य हो रहे हैं ये कार्य है आपके महाराणा सज्जन सिंह के शासन के। महाराणा सज्जन सिंह के शासन के एक इन्होंने महाराणा सज्जन सिंह की मैं और बात करूं तो एक इन्होंने दुर्ग बनाया था। आपने नाम भी सुना होगा उस दुर्ग का, जो उदयपुर में बना हुआ है, जो आपकी बांसदरा पहाड़ी है। उस बांसदरा पहाड़ी के ऊपर इन्होंने एक दुर्ग बनाया था। और उस दुर्ग का नाम है बच्चों आपका सज्जनगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग आपका? सज्जनगढ़ दुर्ग। सज्जनगढ़ दुर्ग। सज्जनगढ़ दुर्ग कहां पर है आपका? उदयपुर में। कहां पर है आपका? उदयपुर में। और उदयपुर में भी कहां पर है? तो मैं लिख देता हूं आपका उदयपुर में एक पहाड़ी है आपकी बांसदरा पहाड़ी। बांसदरा पहाड़ी। और बांसदरा पहाड़ी कहां पर है आपकी? उदयपुर में। और उदयपुर में इन्होंने जो दुर्ग बना दिया वो कौन सा है आपका बच्चों? सज्जनगढ़ दुर्ग।
ये सज्जनगढ़ दुर्ग की एक बात याद रखना है, सज्जनगढ़ दुर्ग के कुछ उपनाम है। उन उपनाम की मैं बात करूं, एक तो इसे आपके उदयपुर या मेवाड़ का, उदयपुर या मेवाड़ का मुकुटमणि कहा जाता है। मुकुटमणि, कि मेवाड़ का मुकुटमणि दुर्ग कौन सा है, तो सज्जनगढ़ दुर्ग। उदयपुर का मुकुटमणि दुर्ग कौन सा है, तो आपका सज्जनगढ़ दुर्ग। एक इस दुर्ग का उपनाम है आपका, इसे मानसून प्लेस कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, मानसून प्लेस। कि मानसून पैलेस कौन से दुर्ग को कहा जाता है, तो आपके सज्जनगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। किस दुर्ग को कहा जाता है, आपके सज्जनगढ़ दुर्ग को। और एक और इसका उपनाम है, वो है आपका वाणी विलास दुर्ग। कौन सा दुर्ग आपका, तो वाणी विलास दुर्ग। वाणी विलास दुर्ग। तो ये तीनों के तीनों जो आपके उपनाम है, ये कौन से दुर्ग के उपनाम है आपके, तो सज्जनगढ़ दुर्ग के उपनाम है। और सज्जनगढ़ दुर्ग कहां पर बना हुआ है, तो बांसदरा की पहाड़ी उदयपुर पर बना हुआ है। और इसको मनाने वाले या इसका बनाने वाले कौन है, तो इसको बनाने वाले हो जाएंगे कौन आपके, तो महाराणा सज्जन सिंह। तो ये बातें किसकी, आपके महाराणा सज्जन सिंह की। एक और बात याद रख लेना, महाराणा सज्जन सिंह के समय में इन्होंने समाज में सुधार के लिए, समाज सुधार के लिए 1887 में देश हितैषी, देश हितैषी, देश हितैषी सभा का, देश हितैषी सभा का गठन किया था। गठन किया था, देश हितैषी सभा का गठन किया था। तो इन्होंने आपके पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की है, न्यायालय की व्यवस्था की है कि जनता को न्याय मिल सके। इसके अलावा आपके समाज सुधार के लिए देश हितैषी की भी, आपके देश हितैषी जो सभा थी उसका भी गठन किया है। इसके बाद में मैं सज्जन सिंह की बात करूं, तो दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था। वैसे तो मैं आपको जब समाचार पत्र वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो सारे समाचार पत्र बताऊंगा, लेकिन एक याद रखना कि सज्जन सिंह ने आपके एक समाचार पत्र निकाला था 1876 के आसपास में, और वो दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से निकाला था। और वो समाचार पत्र कौन सा है आपका, तो याद रखना सज्जन कीर्ति सुधाकर। सज्जन कीर्ति सुधाकर। तो सज्जन कीर्ति सुधाकर जो समाचार पत्र है, वो मेवाड़ में किस शासक के समय में निकाला गया था, तो वो किस शासक के समय में हो जाएगा, आपके महाराणा सज्जन सिंह के समय में। तो ये जो आपकी सारी बातें हैं दोस्तों, ये सारी की सारी बातें किन के शासनकाल की है, तो ये आपके सारे के सारे महाराणा सज्जन सिंह के शासनकाल की बातें हैं। तो हमने क्या क्या आपका पढ़ा है, तो सज्जन सिंह के बारे में हम अध्ययन करें, एक बार फिर से रिवीजन करें कि सज्जन सिंह के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। तो सज्जन सिंह के बारे में देखो, एक तो आपके महाराणा सज्जन सिंह वीर विनोद वाला हो गया, कि ग्रंथ इनके समय में पूरा हुआ और उन्होंने श्यामल दास इसके लेखक थे, इनको आपके कवि राजा की उपाधि दे दी। मेवाड़ में प्रथम जनसंख्या जनगणना हो गई आपकी। मेवाड़ के में यात्रा करने वाले प्रथम वायसराय आपके लॉर्ड नॉर्थब्रुक हो गए। इनको उपाधि दी गई जीसीएसआई, और जीसीएसआई किसने दी, तो आपके वायसराय स्वयं उदयपुर आए, और उदयपुर आने वाले आपके वायसराय कौन थे, आपके लॉर्ड रिपन थे। इसके अलावा इनके शासनकाल में दयानंद सरस्वती जी थे, वो 2 बार आपके मेवाड़ की यात्रा की। दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकाश, और इसका जो द्वितीय भाग था, इसका संपादन भी कहां पर हुआ था, आपके उदयपुर में हुआ। हिंदी के बहुत बड़े एक साहित्यकार हुए बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने इसके समय में मेवाड़ में आए थे। उदयपुर में पुलिस व्यवस्था प्रारंभ की, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सज्जन सिंह ने। और पुलिस अधीक्षक थे कौन, आपके अब्दुल रहमान। जनता को न्याय मिल सके सही तरीके से, इसलिए जनता को सही तरीके से न्याय देने के लिए मेवाड़ में न्यायालय की स्थापना की, और उस न्यायालय का नाम क्या है, तो महाइंद्राज सभा। और महाइंद्राज सभा का गठन कब किया, तो 20 अगस्त 1880 को। इन्होंने एक दुर्ग बनाया, कौन सा, सज्जनगढ़ दुर्ग, बांसदरा पहाड़ी पर बना हुआ है उदयपुर में। और उदयपुर का इसे मुकुटमणि कहा जाता है।
मानसून पैलेस कहा जाता है और आपका वाणी विलास दुर्ग भी कहा जाता है। समाज सुधार या सामाजिक सुधार के लिए एक सभा का गठन किया 1887 में, और वो कौन सा है, तो देश हितैषी सभा का। इन्होंने अपने शासनकाल में महाराणा दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से एक समाचार पत्र निकाला, और वो समाचार पत्र कौन सा है, तो सज्जन कीर्ति सुधाकर है। एक और याद रख लेना आप में इसमें इन्हीं के शासनकाल की, कि इन्होंने एक आपके सज्जन मंत्रालय की स्थापना की। और सज्जन मंत्रालय क्या है, तो ये आपके मेवाड़ का प्रिंटिंग प्रेस था। मेवाड़ का प्रिंटिंग प्रेस, मेवाड़ का प्रिंटिंग प्रेस, मेवाड़ का प्रिंटिंग प्रेस। ये सारी बातें हैं दोस्तों महाराणा सज्जन सिंह के शासनकाल की। अब तो वैसे वैसे मेवाड़ का इतिहास समाप्ति हो गया, मानो मात्र 2 शासक आपके और बच्चे हैं कि महाराणा सज्जन सिंह तक हमने अध्ययन कर लिया है। तो सज्जन सिंह के बाद में आपके महाराणा फतेह सिंह और भोपाल सिंह। तो अब हम आपकी बात करते हैं महाराणा फतेह सिंह की। दोस्तों हमने आपके मेवाड़ का इतिहास एकदम डिटेल से पढ़ा है, आपको मजा आएगा। आप एक बार इसको आराम से ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, इधर उधर भटकने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। जितना आपको बताया है वो आप कौन सा ही पेपर उठा के देख लेना, और उस पेपर से अगर आपका सवाल बाहर चला जाए तो हमें कह देना कि सर आपके पढ़ाए हुए से प्रश्न बाहर गए। जा ही नहीं सकता, इतना विश्वास है हमें। हमने पेपर दे के देखे, खुद ऐसे नहीं है कि आके ऐसे बोर्ड पे लग जाते। हमने खुद पेपर दिए, पेपरों को फाइट किया, तभी तो आपको बता रहे कि आप विश्वास रखिए। क्योंकि पढ़ाने का तरीका अलग अलग हो सकता है मास्टर का। हम यहाँ पे किसी भी प्रकार की अन्य गतिविधियों की बातें नहीं करते। हमारा सिर्फ टू सिर्फ जो फोकस है वो आपका कंटेंट पे रहता है कि बच्चों को कंटेंट कैसा दिया जाए। क्योंकि इतिहास को इन लोगों ने बना ही ऐसा दिया है, कहानियां सुनाओ बच्चों को बस हंसाते रहो। ये पढ़ाई करने का तरीका नहीं है बच्चों। पढ़ाई तभी होगी जब आप खुद सीरियस होगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते उदास हो जाते, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते। पढ़ने वाला स्टूडेंट कभी भी बोर नहीं होगा। जो अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेट होगा, जो अपने लक्ष्य को पाने की चाहत रखता है, वो पढ़ाई के प्रति कभी भी आपका बोर नहीं हो सकता। और अगर आप टीचरों से ये उपेक्षा करते हो कि वो आपको कहानियां सुनाए, चुटकुले सुनाए, तो आप एक गलत लाइन में जा रहे हो, गलत दिशा में जा रहे हो। स्पष्ट बात है, आपको बुरा लगे तो लगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर टीचर ही आपको हंसाने लगे, आपको चुटकुले सुनाए, आपको कहानियां सुनाए, तो फिर बात ही क्या है। और वैसे जो इतिहास से संबंधित जो बातें होगी, वो मैं आपको जो भी बातें है वो इतिहास में बताते आ रहा हूं। लेकिन ये उपेक्षा मत करो कि हमें कोई अदर इस सब्जेक्ट से हटकर दूसरी बातें बताई जाए, तो फिर वो हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। एक गुरु गुरु होता है और शिष्य शिष्य होता है। उनमें कुछ आपकी जो सामान्य जो बातें होती है, जो उनमें जो एक लेवल होता है, वो बना रहना चाहिए। चलो बतो ये बातें हम करते रहेंगे। हम आगे आपकी बात करते हैं महाराणा फतेह सिंह की। राणा फतेह सिंह, बात करूं आपके महाराणा फतेह सिंह। और महाराणा फतेह सिंह का आपका शासनकाल है 1884 से 1930। 1884 से 1930। अब आपको महाराणा फतेह सिंह के बारे में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, ये तो एक तो बात आपके दिमाग में सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में हमें क्या पढ़ना है और क्या आपका छोड़ना है। क्योंकि इतिहास में सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट होता है कि आप जिस शासक के बारे में पढ़ रहे हो, उस शासक के बारे में आपको अध्ययन क्या करना है और क्या अध्ययन नहीं करना है। तो एक तो याद रखना कि जो महाराणा फतेह सिंह है, इन महाराणा फतेह सिंह की मैं दीवान की बात करूं कि इनका दीवान कौन हुआ कर। अब आप ये मत कहना कि मेवाड़ वाले खुद दीवान होते। हाँ, मेवाड़ का जो शासक होता है वो स्वयं को शासक नहीं कहता था, वो स्वयं को एकलिंग जी का दीवान कहता था। पर हम यहाँ पे महाराणा फतेह सिंह के दीवान की बात कर रहे हैं। तो महाराणा फतेह सिंह का जो दीवान है वो है आपके
श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा कौन है? तो जब आप राजस्थान की जियोग्राफी पढ़ोगे, तो राजस्थान की जियोग्राफी में जब आप उद्योग वाला टॉपिक पढ़ते हो, तो उसमें आपके एक सामने आता है कि राजस्थान की सूती वस्त्र मिल प्रथम आपकी ब्यावर में कृष्णा मिल है। जो कृष्णा मिल की सर्वप्रथम स्थापना करने वाले थे वो यही बंदे थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये इनके आपके दीवान हुआ करते थे, किसके? महाराणा फतेह सिंह के। एक आप याद रखना, इनके सलाहकार, इनके सलाहकार कौन थे? इनके सलाहकार कौन है? सलाहकार का मतलब क्या है? सलाहकार का मतलब है कि जिनकी फतेह सिंह आपकी बातें माने करते थे और उनकी बातों पे विचार किया करते थे। इनकी बातें माने करते थे और बातों पे विचार आपका किया करते थे, तो वो सलाहकार कौन है? सलाहकार की मैं बात करूं तो आपने सुना भी होगा नाम, जिनका राजस्थान का बच्चा बच्चा जिन्हें जानता है, केसरी सिंह बारठ। नाम तो सुना ही होगा बच्चों, केसरी सिंह बारठ। नहीं सुना है तो मैं आपको जब क्रांतिकारी पढ़ाऊंगा तब केसरी सिंह बारठ के बारे में और भी चर्चा करूंगा। एक बार आप इतना याद रखो कि महाराणा फतेह सिंह थे, इन फतेह सिंह के सलाहकार हुआ करते थे कौन? आपके केसरी सिंह बारठ। अब महाराणा फतेह सिंह के बारे में एक तो आपको ध्यान रखना है कि फतेह सिंह जी ने आपके उदय सागर झील का निर्माण करवाया। किसका? आपके उदय सागर झील का। उदय सागर झील का निर्माण, उदय सागर झील का निर्माण करवाया। इतनी बात हो गई कि उदय सागर झील का निर्माण करवाया। और उदय सागर झील का जो निर्माण है, इसकी जो नींव थी, वो नींव रखी थी ऑफ कनॉट, ड्यूक ऑफ कनॉट। ऑफ कनॉट ये आपके युवराज हुआ करते थे ब्रिटेन के, तो ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा इसकी नींव रखी गई। जो उदय सागर झील है, ये मैं पहले भी पढ़ा के गया था कि वर्तमान में उदय सागर झील से पानी की आपूर्ति की जाती है। पानी की आपूर्ति की जाती है, और पानी की आपूर्ति किसे की जाती है? तो याद करो, पीछे मैं आपको बता के गया था, एक आपकी बाड़ी बनी हुई है जिसे हम सहेलियों की बाड़ी कहते हैं। सहेलियों की बाड़ी कहते हैं। तो जो सहेलियों की बाड़ी है, इस सहेलियों की बाड़ी को वर्तमान में पानी की आपूर्ति कहां से की जाती है? तो वो आपके उदय सागर झील से की जाती है। तो पहले आपको फतेह सिंह के बारे में नॉर्मल बातें याद रखनी। इनका दीवान तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, सलाहकार केसरी सिंह बारठ, उदय सागर झील का क्या करवाया? निर्माण करवाया। पर इस झील की जो नींव है वो ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी। वर्तमान में जो आपकी सहेलियों की बाड़ी बनी हुई है, इसे पानी की आपूर्ति कौन सी झील के द्वारा की जाती है? तो आपकी उदय सागर झील के द्वारा की जाती है। एक आप याद रखना, जब मैं आपको मॉडर्न राजस्थान पढ़ाऊंगा तो उसमें हमारा एक टॉपिक है किसान आंदोलन। कौन सा? आपका किसान आंदोलन। तो जब हम किसान आंदोलन की चर्चा करते हैं तो राजस्थान का जो आपका सुप्रसिद्ध सबसे फेमस जो किसान आंदोलन है, बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा? आपका बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत, बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत भी, बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत, बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत भी किसके समय में हुई थी? तो बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत भी आपके महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में। समाप्त नहीं हो रहा है, मैं समाप्त होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बिजोलिया किसान आंदोलन के स्टार्ट होने की, कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो किस शासक के समय में हुआ? तो वो आपके महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद में एक आपका मेवाड़ में किसान आंदोलन और होता है, बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन, और बेंगू किसान आंदोलन इन्हीं के समय में हुआ। बेंगू किसान आंदोलन इन्हीं के समय में हुआ।
ध्यान रखना दोस्तों, मैंने दोनों सवाल अलग अलग बोले कि बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में हुई और बेंगू किसान आंदोलन महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में हुआ। कहने का मतलब बिजोलिया तो सिर्फ स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो बेंगू है वो स्टार्ट भी इन्हीं के शासन में हुआ और समाप्त भी इन्हीं के शासनकाल में। तो बेंगू किसान आंदोलन किन के शासनकाल में हुआ? तो वो महाराणा फतेह सिंह के शासन, इन्हीं के शासनकाल में आपका भूमट आंदोलन हुआ था। भूमट आंदोलन ये भी हम आगे जाके मॉडर्न राजस्थान में पढ़ेंगे। भूमट आंदोलन भी इन्हीं के शासनकाल में शुरू हुआ था। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। किसके समय में? महाराणा फतेह सिंह के समय में। अब महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में एक चीज और जुड़ी हुई है। इनके शासनकाल में दो बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। दो बार दिल्ली दरबार का दो बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। दो बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। दो बार दिल्ली दरबार का क्या हुआ था? आपका आयोजन हुआ था। अब पहला जो दिल्ली दरबार है, जो प्रथम दिल्ली दरबार है, इनके शासनकाल में यह सवाल बनता है। प्रथम दिल्ली दरबार, प्रथम जो दिल्ली दरबार लगा था दोस्तों, वो प्रथम दिल्ली दरबार लगा था 1903 में। 1903 में। अब दिल्ली दरबार क्या था? इस समय हमारे वायसराय थे आपके लॉर्ड कर्जन। और उस समय आपके ब्रिटेन के शासक हुआ करते थे एडवर्ड सप्तम। अब एडवर्ड सप्तम जब ब्रिटेन के शासक हुआ करते थे, तो उनके राजा बनने के या राज्यारोहण सिंहासन के उपलक्ष्य में आपकी दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया लॉर्ड कर्जन द्वारा। राज्यारोहण के उपलक्ष्य में जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, तो उस समय लॉर्ड कर्जन ने भारत के सभी शासकों को आमंत्रित किया कि आप दिल्ली में आइए, और उसी में आपका आमंत्रित किया गया था महाराणा फतेह सिंह को। अब महाराणा फतेह सिंह दिल्ली जाने के लिए तैयार हुए और दिल्ली जा रहे थे, लेकिन जो मेवाड़ के सामंत थे, जो मेवाड़ के सरदार थे, वो नहीं चाहते थे कि आपके फतेह सिंह जी है वो दिल्ली दरबार में जाए, क्योंकि मेवाड़ का इतिहास गौरवशाली इतिहास रहा। आप पढ़ते आए हो, आपको खुद अंदाजा हुआ होगा उन्होंने कितने संघर्ष किए। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि एक वायसराय के कोल पे आपके जो महाराणा है वो फतेह सिंह जी वो आपके दिल्ली जाए। लेकिन फतेह सिंह जी को ये मना भी कौन करे कि आप दिल्ली मत जाओ। इतनी किसकी हिम्मत कि महाराणा को ये बोल दे कि आपको दिल्ली नहीं जाना है। तो क्या किया जाए? तो सामंतों ने, सरदारों ने एक दिमाग लगाया, और दिमाग लगा के याद किया कि इनके सलाहकार कौन है? केसरी सिंह बारठ। और केसरी सिंह बारठ को यह जिम्मा सौंपा गया कि आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, पर आपको ऐसा करना है कि फतेह सिंह जी वो दिल्ली ना जा पाए। इसलिए कहते हैं कि केसरी सिंह बारठ द्वारा 13 सोरठे लिखे गए थे। केसरी सिंह जी जो बारठ है, उन्होंने आपके 13 सोरठे लिखे, जिन्हें कहा जाता है आपका चेतावनीरा चुंगटिया। याद रखना दोस्तों, बार बार पूछा गया चेतावनीरा चुंगटिया किसके द्वारा लिखा गया? तो केसरी सिंह बारठ द्वारा। केसरी सिंह बारठ द्वारा चेतावनीरा चुंगटिया लिखा गया। अब चेतावनीरा चुंगटिया क्या है? तो ये आपके 13 सोरठे है। 13 सोरठे है डिंगल भाषा में। कौन सी भाषा में? आपके डिंगल भाषा में। सोरठे का मतलब है दोहा टाइप के। तो इन्होंने जब ये 13 सोरठे लिखे और दिल्ली जाते समय आपके महाराणा फतेह सिंह जी को जब ये सोरठे सुनाए, तो कहते हैं कि मेवाड़ महाराणा का सोया हुआ जो स्वाभिमान था वो जाग गया। सोरठों को सुन के मेवाड़ के जो महाराणा फतेह सिंह थे, उनके रोम रोम जाग खड़े हुए और उन्हें एहसास हुआ कि मुझे दिल्ली नहीं जाना चाहिए। लेकिन कहते वो दिल्ली जाते हैं,
लेकिन दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया। किसने? आपके फतेह सिंह ने। तो ये सवाल बार बार पूछा जाता है। आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है, इतना ही ध्यान रखना है। एक तो ये कि चेतावनी चुंगटिया किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? केसरी सिंह बारठ की, पहली बात। दूसरी, चेतावनी चुंगटिया किस भाषा में लिखे गए? तो डिंगल भाषा में लिखे गए। कितने सोरठे है? 13 सोरठे है। किसके लिए लिखे गए, किसको सुनाने के लिए लिखे गए थे? तो महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह, ये याद रखना कि महाराणा फतेह सिंह को सुनाने के लिए केसरी सिंह बारठ द्वारा डिंगल भाषा में 13 आपके सोरठे लिखे गए थे। क्या लिखे गए थे? सोरठे लिखे गए थे डिंगल भाषा में। और उनको जब सुना आपके केसरी सिंह ने, तो उनका सोया हुआ आपका स्वाभिमान है वो जाग गया, और वो जागने के बाद आपके नहीं गए। ठीक है, इतनी बात याद रख लोगे। इसके बाद में ये तो था आपका प्रथम दिल्ली दरबार। दूसरा दिल्ली दरबार, जो आपका दिल्ली दरबार है, ये दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। इस समय वायसराय कौन थे भारत के? तो वायसराय थे आपके लॉर्ड हार्डिंग्स। लॉर्ड हार्डिंग्स आपके वायसराय थे। और इस समय किसका आपका राज्यारोहण सिंहासन के लिए आपका ये लगाया गया था? तो ये लगाया गया था, आपके शासक थे ब्रिटेन के जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम के राज्यारोहण के उपलक्ष्य में लॉर्ड हार्डिंग ने फिर से दिल्ली दरबार का आयोजन किया। उसी तरह आपके भारत के सभी शासकों को आमंत्रित किया। पर कहते हैं कि महाराणा फतेह सिंह के अभी तक उन चेतावनी रे चौंगटियों का असर था, इसलिए इस दिल्ली दरबार में भी आपके फतेह सिंह ने भाग नहीं लिया। तो फतेह सिंह के शासनकाल में 2 बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, पर दोनों ही दिल्ली दरबार के आयोजन में आपके फतेह सिंह ने भाग नहीं लिया था। पर वो आप चेतावनी रे चुंगटिया वालों को ध्यान रखना, क्योंकि वहां से सवाल एग्जैक्ट बनता है, कई बार बना है और आगे भी बनेगा। ठीक है। इसके अलावा आप फतेह सिंह से एक बात और याद रखना। फतेह सिंह से आप याद रखना कि इनके समय में वाल्टर वाल्टर राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया गया। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया गया था। राजपूतों में लड़कियों के विवाह से संबंधित एक सभा बनाई गई थी वाल्टर द्वारा। तो इसका नाम है वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का जो गठन है वो किसके समय में किया गया? तो वो आपके महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में किया गया था। इसके अलावा फतेह सिंह की मैं और बात करूं तो महाराणा जो फतेह सिंह हैं, इन महाराणा फतेह सिंह ने एक नई सेना का गठन किया था। नई सेना का गठन, नई सेना का गठन। और वो नई सेना कौन सी है? तो याद रखना दोस्तों, मेवाड़ लॉयंस। मेवाड़ लॉयंस। तो मेवाड़ जो लॉयंस सेना का गठन किया गया है, वो मेवाड़ लॉयंस सेना का जो गठन किया गया वो किसके शासनकाल में किया गया? तो वो किया गया है आपके महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल। इतनी बातें आपको याद रखनी है महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल। और एक बात और याद रख लेना साथ में ही, ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर याद रखना कि 1919 में इन्होंने मिंटो दरबार हॉल का निर्माण करवाया था। मिंटो दरबार हॉल का निर्माण, क्योंकि जो मिंटो है वो मेवाड़ की यात्रा की थी लॉर्ड मिंटो ने। जब लॉर्ड मिंटो आपके मेवाड़ की यात्रा करते तो इनकी याद की स्मृति में याद रखा जाए, इसलिए इन्होंने 1919 में मिंटो दरबार हॉल का आपका निर्माण करवा दिया था। एक बात और याद रखना महाराणा फतेह सिंह से कि इन्होंने एक विवाह किया था। एक विवाह, एक विवाह का मतलब ये है कि ये जो आपके महाराणा फतेह सिंह है ये बहुविवाह या बहुपत्नी के विरोधी है। बहुविवाह या बहुपत्नी के विरोधी है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है किसकी? महाराणा फतेह सिंह की, कि
कि महाराणा फतेह सिंह के बारे में हमने क्या क्या देखा है आपका। तो महाराणा फतेह सिंह की इनका शासनकाल 1884 से 1930, दीवान श्यामजी कृष्ण वर्मा, सलाहकार केसरी सिंह बारट। उदय सागर झील का निर्माण लेकिन नींव किसने रखी, तो ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा। वर्तमान में इस झील का जो पानी है वो किसको आपूर्ति करवाता है, किसकी पूर्ति करवाता है, तो सहेलियों की बाड़ी को। इन्हीं के शासनकाल में बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसके बाद में बेंगू किसान आंदोलन जो है वो बेंगू किसान आंदोलन इन्हीं के समय में हुआ। घोमट जो आंदोलन है वो भी इन्हीं के समय में हुआ। इनके शासनकाल में 2 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। प्रथम दिल्ली दरबार 1903 में लगा। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन है। क्यों लगाया गया, क्योंकि जो ब्रिटेन के राजा है एडवर्ड सप्तम, उनके राज्यरोहण या राज्य सिंहासन के उपलक्ष्य में ये लगाया गया था। इसमें फतेह सिंह को आमंत्रित किया। फतेह सिंह जाना चाहते, मेवाड़ी सरदार नहीं चाहते कि महाराणा फतेह सिंह जाए, इसलिए जिम्मेवारी सौंपी केसरी सिंह बारट को। इसलिए केसरी सिंह बारट ने डिंगल भाषा में 13 सोरठे लिखे, जिन्हें क्या कहा जाता है, चेतावनीरा चुंगटिया। चुंगटिया का मतलब चूंटिया सा। तो जो वो पढ़ रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि उनको चूंटिए बोल रहे, उनको रोका जा रहा है। लेकिन आपके फतेह सिंह को भी पढ़ने के बाद उनका अभिमान, स्वाभिमान जागा और वो नहीं गए। दिल्ली जरूर गए पर उस दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया। इसके बाद में दूसरा दिल्ली दरबार 1911 में लगा। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स था, जॉर्ज पंचम के आगमन पे राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, लेकिन इसमें भी भाग नहीं लिया। राजपूतों में लड़कियों के विवाह से संबंधित वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी जो सभा बनी थी वो इन्हीं के शासनकाल में बनी थी। इनके समय में सेना का गठन किया गया और वो नई एक सेना जो बनाई गई वो कौन सी, आपकी मेवाड़ लायंस। 1919 में लॉर्ड मिंटो ने मेवाड़ की यात्रा की और मेवाड़ की यात्रा में उनकी स्मृति को याद रखने के लिए, उनकी स्मृति को हमेशा बनाए रखने के लिए मिंटो दरबार हॉल का निर्माण किया। इन्होंने एक विवाह किया था। एक विवाह का मतलब है ये बहुविवाह या बहुपत्नी के विरोधी है। ये सारी बातें थी किसकी, आपके, तो महाराणा फतेह सिंह की। अब मैं बात करता हूं मेवाड़ के इतिहास में हम अंतिम शासक के रूप में आपके के महाराणा पाल सिंह की, महाराणा भूपाल सिंह की। 1930 से 48 तक मान लो आप महाराणा भूपाल सिंह। अब भोपाल सिंह के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो 5-4 बातें याद रखनी भोपाल सिंह के शासनकाल। अब क्या क्या बातें, एक तो याद रखोगे इनके समय में एक किसान आंदोलन समाप्त हुआ था और वो कौन सा है, तो बिजोलिया। बिजोलिया किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हुआ। बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ किसके समय में हुआ, फतेह सिंह के शासनकाल में, लेकिन समाप्त किसके शासनकाल में हो रहा है, तो आपके महाराणा भोपाल सिंह। एक याद रखोगे मेवाड़ प्रजामंडल का गठन। मेवाड़ प्रजामंडल का गठन जो आपका 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल बना था। आपका प्रजामंडल टॉपिक आएगा जो फुल डिटेल से बताऊंगा, लेकिन आपके 24 अप्रैल 1938 को जो मेवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ उस समय आपके मेवाड़ के महाराणा कौन थे, तो मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह थे। इसके अलावा राजस्थान के एकीकरण में राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में जब आपका मेवाड़ संयुक्त राजस्थान में शामिल हुआ था, संयुक्त राजस्थान में शामिल हुआ, संयुक्त राजस्थान में शामिल हुआ तो उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे, तो मेवाड़ के महाराणा है आपके भोपाल सिंह। जिस समय आपके संयुक्त राजस्थान में शामिल हुए उस समय तो इन्हें आपके पोस्ट दी गई थी राज प्रमुख की, राज प्रमुख की। लेकिन आगे जाके इनको एक और नई पोस्ट दी गई थी कि राजस्थान के एकमात्र राजस्थान के एकमात्र
महाराज प्रमुख। राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख, तो वो महाराज प्रमुख कौन है आपके? तो वो भोपाल सिंह। क्योंकि राज प्रमुख की तो बाद में आपकी पोस्टें बदलती रही, लेकिन एकमात्र कोई महाराज प्रमुख बने थे तो वो कौन थे आपके? महाराणा भोपाल सिंह। तो महाराणा भोपाल सिंह के बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी है कि महाराणा भोपाल सिंह 1930 से 48 तक, एक तो बिजोलिया किसान आंदोलन इनके समय में समाप्त हुआ। इसके अलावा मेवाड़ प्रजामंडल का गठन इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। राजस्थान का जब एकीकरण हुआ तो एकीकरण के तीसरे चरण में जब मेवाड़ एकीकरण में शामिल होता है संयुक्त राजस्थान में, तो उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह थे। राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख का पद किसे दिया गया था? तो वो कौन थे आपके? महाराणा भोपाल सिंह। धन्यवाद दोस्तों, ये आपके आज मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट होता है। आप और बताना अगर आपको कुछ ऐसा डाउट हो कि हमारा ये चीज मेवाड़ में नहीं हुआ है, छूट गए, तो आप मुझे बता देना। मेरी तरफ से मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट है। आप आराम से जी जान लगा के एक धैर्य के साथ इस इतिहास को पढ़ो, आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा, इतना मुझे विश्वास है खुद पे और मेरे पढ़ाए हुए इन कंटेंट पे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।